हेलो फ्रेंड्स, स्पीड टेस्ट 27 में आज आपका स्वागत है। मैं राजकमल मिश्रा आज आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने स्पीड टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चूंकि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बन गए हैं? मलवतपूर्ण, अर्जुन वाजपेयी, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा। Who among the following has became the first Indian to submit मिस्टर अन्नपूर्णा? मलवतपूर्णा, अर्जुन वाजपेयी, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा। टाइमर आपके सामने बेटा प्ले कर दिया गया है। टाइमर आपको दिख रहा होगा। आप प्यारे बच्चे जल्दी से इसका आंसर दें। ओके, आप जल्दी से इसका क्या आंसर है वो सभी दें, सभी बच्चे हमारे। एक बार देख लीजिए, इसका जो सही आंसर है वो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा बच्चों। इसका जो सही आंसर है वो संतोष यादव है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो संतोष यादव है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग। अगर हम बात करते हैं संतोष यादव, तो संतोष यादव पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर क्या कर दी है? चढ़ाई कर दी है, या इस पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो सही आंसर क्या है? संतोष यादव। ठीक है, तो संतोष यादव जो है आपके सामने जो दिख रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं माउंट अन्नपूर्णा जो है ये इंडियन पार्ट में एग्जिस्ट, ये नदर्न पार्ट का हिमालयन पार्ट है जहाँ पे संतोष यादव जी पहुंचने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है और टाइमर भी आपके सामने प्ले दिख रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी किसे चुना गया है? हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नए एमडी हैं इसमें किसका चुनाव किया गया है? रजनीश कर्नाटका, पंकज सिंह, देवदत्त चंद, हरिहर मिश्रा। Recently, who has been appointed as the new MD of the Bank of Baroda? Rajneesh Karnataka, Pankaj Singh, देवदत्ता चंद एंड हरिहर मिश्रा। क्या इसका सही आंसर है? आप प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ध्यान दीजिए, इसका जो सही आंसर है वो देवदत्त चंद है। अगर हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है जी, बिल्कुल काफी पुराना बैंक है ये बैंक ऑफ बड़ौदा। और पूछा आपसे गया था कि इसके नए एमडी कौन है? एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। बात कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर की बात हो रही है। तो इसके जो नए बने हैं वो देवदत्त चंद जी बने हुए हैं। ठीक है, रिमेनिंग जो है ऑप्शन वो आपके नहीं है, वो गलत है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है देवदत्त चंद जो है बिल्कुल सही आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। टाइमर मैं प्ले कर देता हूँ बेटा। टाइमर ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ फ्लाई इन न्यू राफेल जेट? निम्नलिखित में से कौन सी नए राफेल जेट को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है? आरती सिन्हा, दीपक मिश्रा, शिवांगी सिंह या भावना कंठ? आपको बताना है क्या है इसका सही आंसर। राफेल जेट में की उड़ान को भरने वाली पहली जो महिला है वो कौन बन गई हैं? आरती सिन्हा है, दीपिका मिश्रा है, शिवांगी सिंह या भावना कंठ? तो ध्यान दीजिए, इसका जो सही आंसर है वो शिवांगी सिंह है। शिवांगी सिंह राफेल को चलाने वाली, अगर हम बात करें राफेल को चलाने वाली पहली जेट वोमेन क्रिएट हुई हैं, बनी हैं ये। ठीक है, शिवांगी सिंह जो है ऐसी पहली महिला है। अभी तक क्या होता था कि हमारे भारत में महिलाएं जो हैं वायुयान को या राफेल फाइटर प्लेन्स को उड़ाने में उनका साथ नहीं होता था। अभी फाइटर जैसे प्लेन को भी उड़ाने में उनका काफ़ी सपोर्ट दिख रहा है। तो उनके सपोर्ट में ये लोग काफ़ी सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो शिवांगी है। आरती सिन्हा, दीपिका सिंह ये नहीं है। ओके, अभी आपके सामने अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज राइटर ऑफ अ बुक रिफ्लेक्शन लॉन्च बाय द निर्मला सीतारमन? निर्मला सीतारमन का लॉन्च की गई बुक रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है? आपको बताना है रिफ्लेक्शन जो बुक है जिसको निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके लेखक कौन है? अमिताभ घोष हैं, जयदीप मुखर्जी हैं, नारायण बागुल हैं या पीयूष बबोले हैं?
टाइमर प्ले कर देते हैं, ये टाइमर आपके सामने प्ले कर रहा है, आप जल्दी से आप सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। क्या इसका सही आंसर है? अमिताभ घोष, जयदीप मुखर्जी, नारायण वकुल या पीयूष बबोले हैं। निर्मला सीतारमन द्वारा ये पुस्तक रिफ्लेक्स लॉन्च की गई है, जो कि प्रोग्रेसिव कंडीशन को देखते हुए इकोनॉमिक बेस्ड और फाइनेंस सेक्टर को बेस पे बनाई गई है। तो टाइमर जा चुका है बेटा, एक बार देख लो। इसका जो सही आंसर है वो वगुल है, नारायण वगुल। इसका पूरा नाम है नारायण वगुल। नारायण वगुल के द्वारा रिफ्लेक्स जो लेखक हैं, रिफ्लेक्सेस के लेखक हैं नारायण वगुल जी, जिस बुक को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन सेलिब्रेट अ 63rd फाउंडेशन ऑफ द डे ऑन 1 मई। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 1 मई 2023 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर और मिजोरम। मतलब 1 मई 2023 को 63वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताएं, पहले टाइमर प्ले हो जा रहा है, आपके पास पर्याप्त सफिशिएंट टाइम है 25 सेकंड का। आप पहले आंसर दें, फिर इसका जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूं। क्या है डिटेल इसका कि 1 मई 2023 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाने वाला राज्य कौन बना है? गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर या मिजोरम? आप प्यारे बच्चे जल्दी से इसका आंसर देंगे आप सभी। क्या है इसका सही आंसर? चलिए देखिए इसका क्या है सही आंसर। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। एक बात जान लीजिए कि 1 मई अगर हम बात करते हैं, माफ कीजिएगा 1 मई है, अगर हम बात करते हैं 1 मई को, तो 1 मई को 2 स्टेट हैं हमारे इंडिया के। एक स्टेट है हमारा गुजरात और एक और स्टेट है हमारा महाराष्ट्र। इन दो राज्यों ने अपनी स्थापना दिवस को मनाया है, अपना एस्टेब्लिशमेंट डे मनाया इन्होंने। और अगर हम बात करें इनका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ है, आप नॉर्मली अगर 2023 में 63 साल आप अगर माइनस कर लें तो भी आपको ये साफ क्लियर हो जाएगा कि इनका जो स्थापना है वो लगभग 1960 में हुआ है। अगर 60 में आप 23 जोड़ लीजिए, 63 अगर आप जोड़ लेंगे तो भी आपको जो है 2023 मिल जाएगा। तो ये मतलब 1960 में 1 मई को इनकी क्या हुई थी, इनकी स्थापना हुई है। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को एकदम क्लियर हैं। तो आंसर जो है ये गुजरात है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड जो है 9 नवंबर सन 2000 को बना हुआ था। मणिपुर और मिजोरम ये लगभग जो है 1985 और 87 के समय में इनके निर्माण हुए थे। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों में संगठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 33 है, 40 है, 48 है, 50 है। टाइमर आपके सामने प्ले हो चुका है। आपको बताना है राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों का संगठन करने का निर्देश दिया जाता है। मतलब यहाँ पे पंचायत का जो विषय है वैसे स्टेट सरकार के लिए होता है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत या स्टेट सरकार के अकॉर्डिंग देखते हुए बताना है। आपको बताना है क्या इसका सही आंसर है पंचायती निर्माण के लिए। वैसे ये जो भी सभी आपके आर्टिकल दिख रहे हैं वो आर्टिकल आपके डीपी और एसपी पार्ट से हैं। तो आप बताइएगा क्या इसका सही आंसर है। देखिए बच्चों, इसका जो भी सही आंसर है वो एक बार देख लें सही बच्चे। इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 40। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है वो एक बार समझ ले हम सभी। अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी की, बात करते हैं डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, तो आर्टिकल यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अगर आर्टिकल 33 की बात करते हैं, आर्टिकल 33 जो है फंडामेंटल राइट का विषय है और ये जो है एक निरसन है, निरुक्त है, खाली है। आर्टिकल 40 की बात करते हैं तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन के लिए होता है
और ये जो विषय दिया जाता है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया है राज्य के लिए। आर्टिकल 48 की बात करते हैं तो ये एग्रीकल्चर और कृषि और पशुपालन के विषय की बात करता है। आर्टिकल 50 जो है ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका जो हैं ये आपस में क्या हैं, बटे हुए हैं, ये सेपरेट हैं, आपस में मिले नहीं हैं। तो ये आर्टिकल के हिसाब से आप जो 40वां 8 नंबर का आर्टिकल था वो बिल्कुल आपका सही था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, मैं इसका टाइमर प्ले कर देता हूँ। टाइमर आपको दिख रहा होगा साइड में कि निम्नलिखित शब्द हमारे भारतीय संविधान में के अनुसार व्यवस्थित करना है। मतलब हमारे भारतीय संविधान के अगर हम बात करें प्रस्तावना में ये सब दिए गए हैं तो क्या है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेसी रिपब्लिक है, सोशलिस्ट सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सोशलिस्ट सॉवरेन सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट सेकुलर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो क्या है इसका जो सही है, आप सभी जो है कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। समय समाप्त हो गया बेटा, एक बार देख लो सभी लोग। इसका जो आंसर था वो था ए सही है। इसमें जो ए है वो बिल्कुल सही है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एक बार ये जो शब्द लिखे हैं इनका क्या मतलब है वो समझ लें। संप्रभु, सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, संप्रभु का मतलब होता है सामान्य भाषा में जनता का शासन। आप लोगों ने अब्राहम लिंकन का कथन पढ़ा होगा या उन्हें आपको याद होगा। अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाता है। ओके, अगर हम बात करें सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाज। जहाँ पे भी रिपब्लिक की भावना होती है वहाँ समाज का विषय दिया जाता है, मतलब ये एक सामाजिक क्षेत्र है। ओके, सेकुलर, हम भारत के लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, हम सभी धर्म निरपेक्ष हैं, अर्थात हम सभी सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, हमें किसी जाति और धर्म से कोई विशेष मतलब या किसी की आलोचना, किसी की प्रशंसा करना उचित नहीं है। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। अगर लोकतंत्र की बात करें तो मैंने आपको बताया कि लोगों के द्वारा बनाया गया एक तंत्र है, और जो लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र है वो एक संवैधानिक ढांचे का निर्माण करता है। जो संवैधानिक ढांचा है वही उचित होता है। रिपब्लिक का मतलब क्या है, जिस भी देश में संविधान हो और संविधान के तहत जनता को वोट देने का अधिकार हो, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, अर्थात वह देश क्या है, पूरी तरीके से एक प्रजातांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, वो एक रिपब्लिक है। तो पहला जो आंसर है आपका वो बिल्कुल सही है। सभी बच्चों ने जो लगभग आंसर बताया या बताएंगे वो सही बता रहे हैं। अगला है कि लोकसभा के सदस्य के रूप में किसे चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कितनी आयु होनी चाहिए। इन ऑर्डर ऑफ द चूजन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा द पर्सन मस्ट बी लेस देन एज। लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए क्या एज होनी चाहिए ये यहाँ बताया गया है। तो मैं टाइमर प्ले कर देता हूँ। टाइमर प्ले चल रहा है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुन होने के लिए क्या एज होनी चाहिए। एक बार आप सारे लोग जल्दी से समझ लीजिए क्या है एज, क्या एज होनी चाहिए। समय 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और समय जा चुका है। देखिए क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो 25 साल है। बिल्कुल सही, 25 साल का समय है। एक बार आप ध्यान दें सभी लोग। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा मेंबर बनने के लिए जो एज चाहिए वो एज चाहिए 25 साल। अगर 25 साल की एज है आपकी तो आप लोकसभा सदस्य बनने लायक हैं। हाँ, कुछ एलिजिबिलिटी और होती है, उसको एक बार आप फिर से समझ लीजिए वो क्या एलिजिबिलिटी रहती है। किसी को भी अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो सबसे पहले वो इंडियन हो, भारतीय हो। अगर भारत के बाहर का कोई व्यक्ति है, एलियन है, फॉरेनर है, तो वो लोकसभा का सदस्य जो है नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी पहली एलिजिबिलिटी जो है यहाँ नहीं है। हाँ, एलिजिबिलिटी होने के बाद वो यहाँ बन सकता है। सेकंड देखें, उसके पास कोई भी प्रॉफिट का पोस्ट नहीं होना चाहिए, कोई लाभ का पद ना हो। देयर इज नो प्रॉफिटेबल पोस्ट, देयर इज नो प्रॉफिटेबल पोस्ट। उसके पास कोई भी डेजिग्नेशन, कोई सरकारी नौकरी, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए उसके पास में। तीसरी अगर हम बात करते हैं एज की,
एज कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, ये क्लियर है। चौथी अगर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे किसी भी प्रकार का उसके ऊपर कोई मुकदमा, कोई केस किसी गलत धाराओं में अंकित होना या किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार होना, ये भी ना हो तो ज़्यादा उचित है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके ऊपर प्रमुख होती हैं। तो केवल वो इंडियन हो और कोई प्रॉफिट का पोस्ट ना हो, ठीक है। और एक अगर और बात कर लें तो वो पागल या दिवालिया ना हो, जैसे अनसाउंड माइंड ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो, इसेंट्रिक ना हो, सनकी मनकी ना हो, पागल वागल ना हो, ठीक है। अच्छा, जैसे एक और बात करें, बैंक करप्ट ना हो। बैंक करप्ट का मतलब है पागल या दिवालिया ना हो, बैंक से पता लगा लोन लिया है और लोन वो अदा ना कर पाया हो, तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे अनिवार्य नहीं होती हैं। अभी अगला क्वेश्चन है आपका कि बल, व्हाट इज फोर्स। टाइमर चल रहा है। व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास एंड वेलोसिटी, वेट एंड एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन एंड वेट एंड वेलोसिटी। बल निम्नलिखित में किसका उत्पाद है? फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। टाइमर समाप्त होने वाला है, आप सारे हमारे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताएंगे इसका क्या है। मास एंड वेलोसिटी, वेट एंड एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन, वेट एंड वेलोसिटी। समय जा चुका है, देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर था मास एंड एक्सेलरेशन है। एक बार आप ध्यान दें, अगर हम बात करते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब हिंदी में कह दें बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये अगर हम बल के यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। अगर हम जैसे मास की बात करते हैं, मतलब द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का जो इकाई होता है वो होता है किलोग्राम। त्वरण की बात करते हैं तो इसका हो जाता है मीटर पर सेकंड। तो अगर हम पूरा देखें तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हाँ, इसको दूसरी भाषा में आप न्यूटन कह सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। तो ये जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बाकी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, गलत है। अभी नेक्स्ट जो है आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। टाइमर आपका प्ले हो चुका है। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 समय चल रहा है। चीनी का कटोरा माने चीनी का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो गन्ना हो, गन्ने से फिर चीनी होगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, चारों में से क्या सही आंसर है? आइए देखते हैं इसका क्या सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो है बेटा महाराष्ट्र। क्या आंसर है इसका सही? महाराष्ट्र। देखिए, हरियाणा और बिहार तो होना नहीं है। अगर हम बात करें गन्ने के उत्पादन के लिए, तो जो गन्ने का अधिकतम उत्पादन है, गन्ने का जो उत्पादन है वो हमारे महाराष्ट्र में और हमारा यूपी, महाराष्ट्र और यूपी स्टेट इसके लिए सर्वाधिक है। लेकिन अगर हम चीनी की बात करें, तो चीनी में भी जो है महाराष्ट्र राज्य जो है सर्वाधिक है। जबकि ज़्यादातर शुगर मिले, चीनी की मिलें हमारे यहाँ है, लेकिन महाराष्ट्र जो है चीनी के उत्पादन में थोड़ा सा अग्रणी है। अगर गेहूं की बात करो तो गेहूं का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है, ओके, इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अभी नेक्स्ट ध्यान दें हम सभी। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, जब कभी भी अगर कहीं पे अगर कटोरा लिख के शब्द आता है तो वो इस बात का अंकित करता है कि कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक अगर उत्पादन होता है तो वहाँ पे कटोरे या बाउल का मतलब होता है। कटोरा का मतलब हो जाता है फिर यहाँ पे हमारा प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में। तो प्रति हेक्टेयर के अगर उत्पादन में हम ये बात करते हैं तो ये बात वहाँ उस हद तक के लिए सही होती है। ठीक है, ये बातें आप सभी को जहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा टाइमर प्ले स्टार्ट हो गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्नलिखित में देशों में सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादन कौन करता है? Which among of the following countries were the except the United States of America largest crude oil produce? जापान, चाइना, सऊदी अरेबिया एंड कनाडा। ऐसा कौन सा राज्य है, देश है जो सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और जल्दी से आप सभी को कमेंट करके इसका जो सही आंसर है वो देना है। ठीक है, तो एक बार सभी प्यारे बच्चे हमारे देख लें। इसका जो सही आंसर है वो सऊदी अरेबिया है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका को छोड़ देने के बाद में
सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करे तो कच्चे तेल के उत्पादन के लिए जो है सऊदी अरेबिया है। अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल, एक बार फिर समझ लीजिए, क्रूड ऑयल के लिए जितने भी अरेबियन कंट्रीज हैं, अरेबियन कंट्री ही क्या करती हैं, पूरे विश्व में तेल के उत्पादन को बढ़ाती हैं या तेल के उत्पादन को पूरी करती हैं, इसकी सप्लाई को पूरा करती हैं। अगर हम बात करते हैं एक बैरल, तो एक बैरल में लगभग जो है 165 लीटर के आसपास अप्रॉक्सीमेट तेल आता है, 165 लीटर के आसपास ये तेल रहता है। तो सऊदी अरेबिया जो है क्या करता है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये आप जानते भी हैं आप सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मैं टाइमर इसका प्ले कर दे रहा हूँ, टाइमर प्ले है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वाह्यजनिक प्रक्रिया है, अपक्षय, कटाव, बयान, उपरोक्त में सभी। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन एक्सोजेनिक प्रोसेस, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन या ऑल ऑफ अबव, विच इज अ करेक्ट आंसर। हमारे बच्चे जल्दी से इसका आंसर देंगे कि एक्सोजेनिक जो प्रोसेस है वो क्या है, वेदरिंग है, अपक्षय है, कटाव है, डिपोजिशन है या ऑल ऑफ अबव है। तो ध्यान दें सभी लोग, इसका जो है ऑल ऑफ अबव। अगर हम बात करते हैं बहिर्जनिक, भाई बहिर्जनिक की बात का मतलब है एक्सोजेनिक। अगर एक्सोजेनिक की बात करें, जो बाहर होने वाली घटनाएं हैं, वेदरिंग है, वेदरिंग का मतलब है अपक्षय है, ये बाहर होता है। इरोजन है, मिट्टी का कटाव वटाव होता है, ये भी बाहर का है। डिपोजिशन है, अगर कभी भी इकट्ठी कहीं मिट्टी इकट्ठा होती है, कहीं जल के बहाव के द्वारा कोई मिट्टी इकट्ठा होती है, तो उस जगहों पर एक बयान का टर्म प्रयोग किया जाता है, बयान की टर्मोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हैं। तो उपरोक्त में सभी जो हैं ये क्या है, इसके सही आंसर है, ये सभी आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक बार अगला क्वेश्चन देख ले हम, अगला है एड्स का कारण क्या है। जल्दी से टाइमर प्ले करते हैं। एड्स किसके द्वारा फैलता है, पानी से, बैक्टीरिया से, वायरस से या फंगस से। तो हमारे प्यारे बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, एड्स को फैलने का क्या सही कारण है। एड्स का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, देख लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम होता है, ये एड्स का फुल फॉर्म है। क्या है इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वायरस है। इसको एक बार समझ लीजिए, एड्स जो होता है वो HIV वायरस से होता है। अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तभी उसको एड्स होगा, अन्यथा उसको एड्स नहीं होगा। अगर वो HIV निगेटिव है तो उसे एड्स नहीं होगा, पॉजिटिव है इसका मतलब उसको एड्स होगा। और एड्स कैसे होता है, HIV वायरस से होता है। एड्स की जांच के लिए अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें तो इसके टेस्ट के लिए बच्चा एलिजा नाम का टेस्ट होता है, और उस टेस्ट से एड्स के जांच के बारे में हम पता लगाते हैं या पुष्टि कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, टाइमर आपका प्ले हो चुका है। DNA की खोज किसने की थी, जल्दी से बताएं। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर जॉन मेंडल, हरगोबिंद खुराना, उनमें या उपरोक्त में से कोई नहीं। हु डिस्कवर्ड DNA? Deoxyribonucleic acid is a complete or a full form of the DNA. Who discovered the DNA? James Watson, Francis Crick, ग्रेगर जॉन मेंडल, हरगोबिंद खुराना या इनमें से कोई नहीं। टाइमर जा चुका है, देखिए क्या इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वाटसन एंड क्रिक, याद रखेंगे, वाटसन एंड क्रिक डिस्कवर्ड द DNA। बात करते हैं DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिड। और DNA की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने की थी इसकी खोज। DNA एक 2 चैनों वाली श्रृंखला है बेटा, इसमें डबल चैन का मॉडल होता है और जिसमें हमारे बेस होते हैं 4 बेस, आपने पढ़े होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। पौधों में यूरेसिल हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ में, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, इस तरह की लेयर में 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी। ऊपर देख ले तो 3.4
लगभग 2 में 3.4 एंगस्ट्रॉम, यहाँ की अगर देखें तो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस रहता है। ये इसके बारे में डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइब्रिनोजन इज अ कन्वर्टेड टू फाइब्रिन, टाइमर प्ले है, प्रोथ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बोप्लास्टिड्स, प्रोथ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज। फाइब्रिनोजन कन्वर्ट करता है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन को परिवर्तित करता है थ्रोम्बोकाइनेज में, प्रोथ्रोम्बिप्लास्टिन में, प्रोथ्रोम्बिनेज में या प्रोथ्रोम्बिन में। आपको बताना है फाइब्रिनोजन जो है ये रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है, ये फाइब्रिन को किस में परिवर्तित करता है, फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट करता है। आपका ऑप्शन आपके सामने ये है, इसका आंसर है प्रोथ्रोम्बिनेज। याद रखिएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं ब्लड की, एक बार समझें बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करते हैं ब्लड के प्लेट की, तो ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स होती हैं। एक सेल हमारी होती है आरबीसी, जिसे हम लोग सामान्यतः एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एक हमारा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। एक हमारा होता है प्लेटलेट, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन नाम की एक प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे अगर हम कहें तो विटामिन के का निर्माण करता है, और जो हमारा ब्लड सिक्रेशन होता है या ब्लड का फ्लो होता है, उस ब्लड फ्लो को ये क्या करता है, स्टॉप कर देता है। तो ये इसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, टाइमर प्ले कर दिया मैंने, कि भाषा के आधार पे पुनर्गठन करने वाला राज्य था, इसका क्या समय है, सही बताइए। भाषा के आधार पे पुनर्गठन करने वाला राज्य का क्या समय था, जल्दी से आप प्यारे बच्चे बताएंगे। 1950 है, 1956 है, 1940 है या 1949 है। भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो कब किया गया था, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे आप सभी। 1950, 56, 40 या 49, क्या है इसका सही आंसर। तो देख लीजिए, इसका जो सही आंसर है 1956 है, याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं विस्मार्क ऑफ इंडिया, अगर हम बात करते हैं विस्मार्क ऑफ इंडिया, तो विस्मार्क ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, किसकी बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को विस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1956 में इन्होंने भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करवाया था। क्या करवाया था, राज्यों का पुनर्गठन करवाया था। तो राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पे है, भाषा के आधार पे। तो सही आंसर क्या है बच्चों, 1956 इसका सही आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, अगला है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। जल्दी से मैं टाइमर प्ले कर दे रहा हूं, टाइमर प्ले है, जल्दी से बताएं एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। ऊर्जा की है, आवृत्ति की है, वेग की है या तरंग दैर्ध्य की है। एंगस्ट्रॉम, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी या वेवलेंथ, विच इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से आप बताएंगे। तो देख लीजिए बच्चों, करेक्ट आंसर है वेवलेंथ की। अगर हम बात करते हैं एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से एंगस्ट्रॉम को शो किया जाता है। आपने पढ़ा होगा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को हम कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को शो करने के लिए लैम्डा का प्रयोग करते हैं। आपने ये पढ़ा होगा V इज इक्वल टू एन लैम्डा, एक रिलेशन था ये, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम को शो करने के लिए हम वेवलेंथ का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल आपके सामने दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है, मैं टाइमर प्ले कर देता हूं, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, प्लेटो ने, जॉन लॉक ने, अरस्तु ने या सुकरात ने। तो क्या है इसका सही आंसर, हमारे प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। राजनीति शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो फ्रांस के एक दार्शनिक रहे हैं, क्या था उनका सही आंसर, प्लेटो, जॉन लॉक, एरिस्टोटल या सोक्रेटिस। टाइमर समाप्त होने वाला है, जल्दी से हमारे प्यारे बच्चे इसको बताएंगे।
तो ध्यान दें इसका क्या है, इसका जो सही आंसर है वो प्लेटो है। अगर हम बात करते हैं राजनीति माने पॉलिटिक्स, राजनीति जो है पॉलिटिक्स को सबसे पहले प्लेटो ने बताया था। किसने बताया था? प्लेटो ने। अगर हम कहें कि फादर ऑफ पॉलिटी, फादर ऑफ पॉलिटी, तो फादर ऑफ पॉलिटी में भी प्लेटो का ही नाम आता है। किसका नाम आता है? प्लेटो का ही नाम आता है। एरिस्टोटल की बात करें तो ये बेटा सोशियोलॉजी के जनक हैं, सोशियोलॉजी के जनक हैं। सुकरात एक दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर थे। जॉन लॉक भी एक पॉलिटिशियन थे, एक राजनीतिक थे, और ये के साथ साथ एक लेखक और एक समाज सुधारक भी थे ये। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। टाइमर प्ले हो गया है। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तांबा, नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कॉपर, नाइट्रोजन। ऐसा कौन सा तत्व है जहां पे न्यूट्रॉन नहीं है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कॉपर है या नाइट्रोजन है? क्या है इसका सही आंसर? जल्दी से आप बताएंगे। टाइम इज अप, टाइम जा चुका है। ये देख लीजिए, इसका जो सही आंसर है वो हाइड्रोजन है। जब भी हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है। अगर इसके हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो अगर इसमें कहें तो 1H1 ही आपको मिलेगा। अगर इसको KL सीरीज में आप निकालते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो एब्सेंट होती है, प्रोटॉन सिंपल हो जाता है एक। तो इसका सही आंसर हो गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? आप सभी को ये बताना है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आप देख लें प्यारे बच्चे हमारे। जल्दी से टाइमर चल रहा है। 51वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन है, 63वां संविधान संशोधन है या 74वां संविधान संशोधन है? जल्दी से आप बताएंगे। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया है? ऑप्शन है 51, 42, 63, 74। तो क्या है इसका सही आंसर? हमारे प्यारे बच्चे देख लें, जो इसका सही आंसर है वो 42वां है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं केरल एवं या हम कह सकते हैं बनाम, आपने पढ़ा होगा केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, ठीक है। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरला स्टेट का मुकदमा था 1973 को। तो ये हम कहते हैं केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट। केरला स्टेट 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है इसमें जगह दी गई थी। 3 शब्दों को अंकित किया गया था। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी मुद्रा भंडार का घटक नहीं है? जल्दी से आप बताएंगे। आरबीआई का सोने का स्टॉक, सरकार की एसडीआर होल्डिंग्स, आरबीआई की विदेशी मुद्रा या सरकारी विदेशी संपत्ति। क्या है इसका सही आंसर? 10 सेकंड का समय बचा है, जल्दी से आप बताएंगे। आरबीआई में सोने का स्टॉक है, सरकार की एसडीआर होल्डिंग है, आरबीआई की विदेशी मुद्रा संपत्ति है या सरकार की विदेशी मुद्रा संपत्ति है? तो इसका सही आंसर आप जल्दी से देख लें। सही आंसर जो है बच्चों, इसका सही आंसर है एसडीआर होल्डिंग। एसडीआर होल्डिंग जो है ये विदेशी मुद्रा भंडार का एक घटक नहीं है। इसके अलावा बाकी जो तीनों हैं वो विदेशी मुद्रा भंडार के घटक आपको दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पंडित उद्यान पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण, वैज्ञानिक अनुसंधान से, चिकित्सा विज्ञान से या बागवानी से? आप प्यारे बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कमेंट करके। उद्यान पंडित पुरस्कार जुड़ा हुआ है। चूंकि आप क्वेश्चन से ही जान पा रहे होंगे ये पर्यावरण है, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान है, चिकित्सा विज्ञान है या बागवानी है। तो ध्यान दें इसका क्या आंसर है। इसका जो आंसर है बच्चों वो है बागवानी की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो पंडित पुरस्कार जो है बागवानी से जुड़ा हुआ है, हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने चल रहा है कि रेपो रेट की दर कौन तैयार करता है? आपको बताना है कि रेपो रेट किसने तैयार की थी। तो ये विश्व व्यापार संगठन है या सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है? तो जल्दी से आप कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। टाइमर जाने वाला है, जल्दी से आप बताएंगे। टाइमर 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3, 2, 1, 0।
तो इसका जो सही आंसर है अगर हम बात करते हैं तो वो मॉनेटरी पॉलिसी। यस, देखिए रेपो रेट कौन तैयार करता है? रेपो रेट तैयार करता है हमारा आरबीआई। आरबीआई के अंदर एक बॉडी आती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? ये रेपो रेट को तैयार करती है। अगर यहाँ चूंकि एमपीसी नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं है, उस हिसाब से आपका जो आरबीआई है वो बिल्कुल सही आंसर है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 23 नंबर टाइमर यहाँ स्टार्ट हो चुका है कि भारत और अन्य जगहों पर बायोमास से प्राप्त किया जा सकता है गन्ने की खोई गन्ने की खोई की बात कर रहे हैं, मूंगफली की खोई की बात कर रहे हैं, चावल की भूसी की बात कर रहे हैं, या उपरोक्त में सभी की बात कर रहे हैं। तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका जो आंसर है, हमारे प्यारे बच्चे इसका आंसर सभी बताएंगे। ओके, जल्दी से आप देखेंगे, सिर्फ 5 सेकंड का समय, 3 2 1 0 बिल्कुल खत्म होने वाला है, ध्यान दें। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो उपरोक्त में सभी था। याद रखें, अगर हम बात करते हैं बायोमास की, बायोमास में सभी प्रकार के अपघटक यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 14 मार्च, 2 जून, 5 जनवरी या 28 फरवरी। तो मेरे ख्याल से लगभग ये सभी को पता होगा कि पूरे साल में सबसे छोटा महीना, सबसे कम दिनों वाला जो मंथ है वही इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की जा रही है यहाँ पे, तो जल्दी से देख लें आप सभी। विज्ञान दिवस की बात करते हैं, समय समाप्त हो चुका है बेटा, तो समय जो इसका जो सही आंसर है वो 28 फरवरी है। साइंस डे की बात करते हैं, 28 फरवरी बिल्कुल ये है। तो आज का सेशन यहीं पर हम एंड करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।